जेएसएम के गठन का क्या विचार आया सर? और जेएसएम जो अभी काम कर रहा है, हमने देखा बैंकिंग के मुद्दे सुलझा रहा है, हेल्थ पे काम कर रहा है, अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहा है, तो जेएसएम के गठन का विचार कैसे आया और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, जेएसएम जो संगठन है सर? देखिए भाई, असल में तो जेएसएम संगठन ही नहीं है। ओके। हाँ, इसमें कोई प्रधान नहीं जी, कोई कैशियर नहीं जी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं इसका। ओके। तो मतलब कोई जेएसएम कुछ है ही नहीं। ओके। आप ही जेएसएम, मैं ही जेएसएम। जिसको भी ये विचार पसंद आया। विचार क्या था, उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के दौरान किसान आंदोलन चालू हो गया था। मैं पंजाब में किसानों के साथ जाकर खड़ा हुआ। मैंने उस टाइम पे 1-2 घंटे की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा नेक्सस बताया था कि ये गेम प्लान चल रहा है और अपने अपने जो खेत हैं वो बचाने जरूरी हैं। फिर ये ऑर्डिनेंस ला करके ये किसान के बिल आ गए। फिर मैंने खेती के 3 बिलों को एक्सप्लेन किया कि भाई तुम लोगों को सबको बर्बाद करेंगे ये। और फिर मैं किसानों के साथ जाकर खड़ा हो गया कि अगर ये नहीं बचे तो पूरा समाज का हर तबका, दुकानदार भी, नौकरी वाला भी, सब बर्बाद होगा। आंदोलन में किसान आंदोलन किसानों में के साथ पूरा सक्रिय थे। हाँ, उस वक्त मैंने एक नहीं कई बार मैंने लाइव आकर के ये कहा कि भाई ये लॉकडाउन का विरोध कर लो, इस गेम को समझ लो, इस बीमारी को समझ लो, इस बीमारी के नाम पर आने वाली वैक्सीन को समझ लो। अगर तुम ये नहीं समझे तो आने वाले टाइम में पछताओगे। बहुत क्रिटिसाइज किया मुझे मेरे ही साथियों ने, क्योंकि वहां पर कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो सरकार के भेजे हुए थे आंदोलन में, और वो ऐसा कह रहे थे कि ये वैक्सीन बहुत अच्छी है, ये बड़ा बढ़िया है, ये तुम सबको लगवानी, इस टाइप से वो बातें कर रहे थे। उनका बोलना था कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है। मैं उसकी सच्चाई बता रहा था। तो मुझे क्रिटिसाइज किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लोगों को समझाता रहा। फिर किसान आंदोलन खत्म हो गया और आंदोलन के खत्म होने के बाद फिर हम लोग चंडीगढ़ में आए। वहां पर बाय चांस एक दौर ऐसा आया जब मास्क के नाम पर दोबारा से इन्होंने लॉकडाउन लगाना चालू किया। बिल्कुल। तो उसका पता था मुझे कि अब ये लॉकडाउन अगर लग गया ना तो ये हटेगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है शायद 25 तारीख मेरी वीडियोस को उठा के देखिए आप। आपकी सर पैंडेमिक के दौरान पुराने वीडियोस उठाएंगे ना तो वहां आपको मिलेगा 25 मार्च 2025 तक चलेगा ये पैंडेमिक। हाँ हाँ। और बिल गेट्स आया ही इसलिए है। फेसबुक पे काफी ज्यादा आपकी वीडियोस उस टाइम पे वायरल थी, लोग देखते थे। हाँ। और तभी से अब मैं आपको बता दूं, भारत देश में अभी भी चला हुआ है पैंडेमिक कागजों में। यानी अगर आज से 40 साल बाद आपके बच्चे पोता पोती जब देखेंगे तो उनको कागजों में नजर ये आएगा कि भारत में 2019 से 25 तक 6 साल तक चला था पैंडेमिक। तो जितने लोग की डेथ हुई गिनी जाएगी वो इसी के नाम से गिनी जाएगी, चाहे वो हुई किसी भी तरीके से हो। और बिल गेट्स जो आना है अभी नया जो वायरस ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, ये इसी के प्रोपेगेंडा के लिए वो आया है, ये मैं बताता रहता हूँ। तो उस वक्त जब मैं गिरफ्तार हुआ तो एक चीज क्लियर हुई, सामने आई बात कि भाई इससे बचने का एक ही रास्ता है, समाज को जगाना पड़ेगा। और अकेला आदमी मतलब जगा नहीं सकता, तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल। इकट्ठे होंगे तो सबको संगठन में आना पड़ेगा। फिर मैंने कहा देखो यार, पता क्या है, आज तक जितने संगठन बने ना, सबने समाज को एक तरह से धोखा दिया। एक तरह से मैं नहीं कहता कंप्लीट, क्योंकि समाज ने जितनी उम्मीद पाली वो उस पर खरा नहीं उतर पाया। तो हम समाज को ना झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते जी। तो हम समाज में जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी के लोग इकट्ठा नहीं होते, जब तक उसको समझने वाले लोग इकट्ठा नहीं होते, हम ठेकेदार बनकर संगठन नहीं बनाएंगे। तो हम एक मोर्चा बना लेते हैं, वो संगठनों का समूह बना लेते हैं जी। तो कुछ लोगों ने मिल करके फिर एक समूह बनाया। मेन पर्पज उस वक्त, मैं सही बताऊं आपको, उस वक्त उस मोर्चे में मौजूद एक भी व्यक्ति का ये विजन नहीं था कि हमें समाज को जाकर जगाना है। सबके अलग अलग विजन थे। कोई किसान संगठन था तो वो किसानों की बात कर रहा था खाली, कोई दूसरे संगठन थे वो दूसरे बात कर रहे थे। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई उस वक्त जो भी बात वहां हो रही है, मैं सिर्फ ये मैसेज दे दूं समाज को कि भाई मैं ये बात कर रहा हूं, आप खिंचाने की बात कर रहे हो, आप हेल्थ की बात कर रहे हो, आप इनकी बात कर रहे हो, और सब अपने अपनी फ्रीक्वेंसी के लोगों को इकट्ठा करके और समाज की इस लड़ाई को कंप्लीट करो बेसिकली। इसलिए फिर ये मोर्चा बनाया और हमने कहा आप अपने ही संगठन का प्रचार करेंगे, मैं मोर्चे का प्रचार करूंगा, अपने संगठन का मैं करूं ना करूं क्या फर्क पड़ता है। जैसे मेरा संगठन था नीडर, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। मेरा अपनी कंपनी भी थी, मेरा अपना मैनेजमेंट का भी था काम, और
एक्सपेंडिंग होराइजन्स का जो मैं शिक्षा क्रांति पे जो मैं काम कर रहा था, मैंने कहा उसको मैं छोड़ दूंगा, हम इस पे काम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि असल में खेल आपके साथ क्या चल रहा है और दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। अगर आपको बचना है तो आप एक ही रास्ता है कि आप समझ पैदा कर लो, ये आप हेल्दी कैसे रह सकते हो, आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आपका न्याय प्रणाली कैसी होनी चाहिए, आपका गांव का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पहले एक बार समझो सही, उसको समझ लो कि आज जो हो रहा है वही चाहिए कि आपको, और फिर ये जागरण के पर्पज से कि हम एक टॉर्च बेरर की तरह काम करेंगे और समाज को जगाएंगे। और जैसे ही समाज ये मानने लग जाएगा कि बातें तो ठीक कह रहे हो और ये चीजें गलत हैं और ये बदलना चाहिए, तो कैसे बदलें, फिर हम उनको ट्रेंड करेंगे कि ये बदलना ऐसे है। हर आदमी अपने गांव को खुद बदलेगा, हम किसी का गांव नहीं बदलेंगे। हम आपको बता देंगे कि जैसे मान लो रुपए का मुद्दा उठाया आपने बैंकिंग वाला, हमने बैंकिंग और लोन का जो फ्रॉड है जो चल रहा है आरबीआई के जरिए और बैंकों के जरिए, हमने इसका पूरा मुद्दा उठाया, हमने उस पर एक किताब छापी, उस किताब के अंदर सारे फैक्ट्स दिए। वो सारा कुछ देने के बाद हमने कहा अब आपका ठेकेदारी हम नहीं लेंगे, आपको दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, आपको अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी, अपनी फाइट आपको खुद लड़नी पड़ेगी, हमारी जहां जरूरत पड़े हमें बताना, तो जो जिसका मन करेगा वो आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से बिना किसी चीज की मतलब लायबिलिटी को लिए हुए हम समाज के एसेट के तौर पे काम करेंगे बेसिकली, और इसमें समाज जो मदद करना चाहेगा मदद कर देगा, नहीं मदद कर पाएगा तो नहीं, सही कोई बात नहीं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब का निडर के नाम से NIDAR निडर के नाम से यूट्यूब चैनल है, निडर इंडिया के नाम से यूट्यूब चैनल है, और साथ में फेसबुक पे भी आप डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के पेज के नाम से जो है उसको चेक कीजिएगा, वो ऑफिशियल हो, आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपसे जुड़ी हुई चाहे आपकी बैंकिंग की समस्या है या आपके बच्चे हैं छोटे, आप उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग मुद्दों की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको, अगर कहीं आप कंसल्टेशन के लिए जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, वो आपको ऐसे ही वहां पे मिल जाएंगी। तो वो जो ट्रेनिंग मैंने डाली हुई है ना जी, पहले मैं प्रोफेशनली काम करता था, मेरी कंपनी थी एक्सपैंडिंग होराइजन्स जी, उस कंपनी के अंतर्गत मैं स्कूल्स में ट्रेनिंग देता था। वो मैंने ट्रेनिंग जो है वो वहीं उसी की मतलब रिकॉर्डिंग की हुई है। उस ट्रेनिंग का मैंने उसी ट्रेनिंग का मतलब वो सारी ट्रेनिंग्स का मैंने चार्ज किया हुआ है 10.5 लाख रुपया जी, यानी वो 3 दिन में जो बोलता था तो उसका मैं पैसा लेता था। यहाँ तक कि मैं किसी स्कूल में अगर प्राइवेट स्कूल की दहलीज पर चढ़ता था तो उसका मैं 3.5 लाख रुपया लेता था। वो वर्थ भी करती है सर, वो मैंने देखी है वो है इतनी, वो है भी। किसी स्कूल ने ऐसा नहीं कहा कि ये गलत हुआ, बल्कि कई स्कूल्स ने गड़बड़ ये करी मेरे से। मेरी एक ट्रेनिंग तो मेरी एक स्कूल ने तो बीच में ही रुकवा दी, मतलब लास्ट होने तक, फाइनल होने तक। बोला जी हम आगे नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा मेरे से कोई गलती हो गई तो बता दो। बोला गलती नहीं हो गई, आपने जो इन टीचर्स को तैयार कर दिया है ना, अब वो टीचर आके मुझे अब 2 टीचर तो मेरी छोड़ के जा चुकी हैं। पहले वो यहाँ 25,000 में काम करती थी, वहाँ 65,000 में ले लिया उसको किसी और स्कूल ने, बढ़िया वाले स्कूल ने। अब वो एक कह रही है 45,000 से कम नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ छोड़ के, नहीं तो मुझे वहाँ ऑफर मिल रहा है 45 का। वो बोलते यार हम तो इतने सैलरी हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तुम ऐसे इतने बढ़िया टीचर तैयार कर दोगे तो हमारे बस की बात नहीं ऐसे टीचर्स को संभालना। मतलब उनको टीचर भी बेवकूफ चाहिए, ऐसा कमाल की बात ये है। ये हमारी मतलब ये हमारा ड्रॉबैक मैंने देखा कि यार ये क्या सोच रहे हो, पैसों में टीचर देख रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा टीचर मुझे मिल जाए मैं तो मुंह मांगे कीमत देने को तैयार हूं यार अपने बच्चों की, और पेरेंट भी मुंह मांगे फीस देने को तैयार हो जाएंगे। जो ऑर्गेनाइजेशंस दे रही हैं सर इतना पैसा उनको, और इस तरीके के टीचर वो रख रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी अलग है, बिल्कुल वो अच्छे स्टूडेंट तैयार। सर इस बीच ना जो हमारा JSM है, अभी हमने देखा जो आपने JSM संगठन ने प्रतिमा स्थापित की है शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समालखा में सर शहीद दिवस पर, वहां पे थोड़ा सा विरोध भी देखने को मिला प्रशासन की तरफ से। तो आज जो हम मुद्दे झेल रहा है समाज, टेक्नोलॉजी के बारे में हमें नहीं पता, हम यूज हो रहे हैं या हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। शिक्षा हमें कंप्लीट नहीं मिल पा रही, कृषि के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, बैंकिंग में चल क्या रहा है वो अभी थोड़ी सी देर में पता लगेगा हमारे दर्शकों को। तो सर क्या ये मान लें कि जो JSM है वो मॉडर्न क्रांतिकारियों का एक समूह है? आज जिस तरीके के क्रांतिकारी की जरूरत है आज के दौर में, क्या वैसे क्रांतिकारी JSM में हमें देखने को मिलते हैं? अमित भाई लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन कई जगह बड़ी गड़बड़ हो गई यार। क्योंकि हमने कोई स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं जी। अब कोई नया आदमी जुड़ता है उसका तो पता नहीं हमें वो कैसा है। एक आदमी आया मेरे पास, ट्रेनिंग चल रही थी हिसार में जी।
और वो बोला मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और ये करके ऐसा करके। हाँ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं समझना चाहता हूँ, मैंने वकालत भी की हुई है। भाई ठीक है। हमने एक रूल बनाया था जब हमने ये आवेदन वाला जो काम शुरू किया था ना, बैंकिंग फ्रॉड वाला, मैं आपको ये बैंकिंग पे बता रहा हूँ, बाकियों पे आप समझ लेना। तो मैंने कहा कि यार हम बचाएंगे लोगों को। अब अगर किसी का 3 या 5 लाख तक का लोन है, उसकी इंस्टॉलमेंट ही 3-4 हजार या 5-4 हजार होती है। बिल्कुल। तो कोई आदमी अगर 5 लाख का लोन भी अगर भर नहीं पा रहा, इसका मतलब उसका जुगाड़ महीने का 3,000 रुपया देने का भी नहीं है। हाँ। तो मैंने अपने साथियों को बोला, ऐसे साथियों को बोल देना कि जनता सरकार मोर्चा को जो उनकी जेब अलाउ करती है, 11 रुपया, 21 रुपया, 100 रुपया, जितना भी, वो एक जस्ट आपका कनेक्शन बनेगा हमारे साथ, आप हमें सहयोग राशि जमा दे देना। मतलब अगर किसी वकील के पास जाते हो 50,000 से कम तो बात ही नहीं करेगा। बिल्कुल। तो हमने कहा जो भी 10, 11, 12, हमारा 1-1 रुपया में भी हमने आवेदन लगाया है, और 0 में भी लगाया है। कोई कहता ना 0 रुपया है, मैंने कहा यूपीआई यूज करते हो? हाँ। तो 0.1 करके भेज दो यार, तुम 1 पैसा 10 पैसा तो भेज दो। पर्पस क्या है कि तुम्हारा कुछ एफर्ट हमारे लिए लगा, हम तुम्हारे लिए कुछ एफर्ट लगा रहे हैं। जस्ट सिंपल, गिव एंड टेक हो गया, बात खत्म। अब ना तुम्हारे ऊपर एहसान ना हमारे ऊपर एहसान। मतलब क्या होता है, लोग समाज सेवा, जब आपने समाज सेवा बोला ना, ये सोचते हैं कि हमने आपके लिए कुछ कर दिया ना, तो दिन में ये लेके बैठा रहता हूँ अमित के लिए इतना किया था, तो अमित जब जरूरत पड़ेगी तो अमित भी मेरे लिए करे ना। हमने सभी साथियों को ये बोला हुआ है, जिसके लिए करना है करके छोड़ देना है, वापस उम्मीद में नहीं कुछ भी करना। जेएसएम का मैंने भी कई जगह देखा है वीडियोस में, और मैं कई जगह जैसे आपके कार्यक्रम वहां पे जाते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। मैं वही बता रहा हूँ। अगर कोई साथी नहीं, अभी आगे बता रहा हूं मैं आपको, अभी इस बात को सुनिएगा। मतलब कमाल की बात क्या हुई कि फिर हमने कहा अगर मान लो किसी का लोन है बड़ा, करोड़ों में है या लाखों में है, 20 लाख 50 लाख ऐसे करके लोन है, तो उसको काफी राहत मिलने वाली है। मींस मंथली इंस्टॉलमेंट की 20-25 हजार महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो एक काम करो, 2-4 हजार हमको सहायता राशि के रूप में दे दो। बाकी का तुम एक काम करना, अगर तुम्हारे को ये आवेदन काम कर गया तो अपने 10% अपनी इनकम का, यानी उस लोन की अमाउंट का, ठीक है, अपनी जेब में रख लेना, बचत के रूप में घर में रख लेना। और जब भी मोर्चे का कोई कार्यक्रम हो उसमें जितना सहयोग कर पाओ कर देना। हाँ, ठीक है, ये हमने उसका एक नियम रखा। अगर आप मजे लेने के लिए कर रहे हो, यानी जैसे मान लो आपको 2 करोड़ का लोन था और आपने देखा कि ये तो बच सकता है इस आवेदन से, जब उनका घर बच गया, जब उनका ये बच गया, तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे। आप अपने 2 करोड़ बचाने के लिए कर रहे हो, फिर आपको ये पैसा समाज के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये हम कंडीशंस रखते हैं। अब इसी कंडीशन को सुनकर के वहां पे वो साहब आ गए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे उसका आइडिया था पहले से कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो इतनी जल्दी कर जाएगा। उसने किसी का मकान बचाने के एवज में किसी से मुंबई पता नहीं पुणे में 10 लाख रुपया ले लिया, और नाम जेएसएम का हो गया कि जनता सरकार मोर्चा वाले पैसा ले रहे हैं। मैं बहुत हैरान था कि हमने तो पैसा किसी से ऐसे कहकर मांगा ही नहीं। हम तो कहते थे कि भाई तुम्हारी इतनी देनदारी बनती है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी यार, अगर तुम्हारा मकान कुर्की हो रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर पैसे देने का दबाव कैसे डाल सकता हूं? जो संगठन लोगों को फ्रॉड से बचा रहा है, हाँ, उसी के नाम पर फ्रॉड हो गया, उसी के नाम पर लोगों से फ्रॉड हो गया, बदनाम हो गया जेएसएम। तो जैसे आपने बोला ना कि क्रांतिकारियों का समूह है, मुझे तो ये भी नहीं पता किन किन का समूह है। भाई मुझे थोड़ी पता है कि मेरे साथ जुड़ने वाला आदमी या जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ने वाला आदमी कैसा है, उसको बरतने के बाद पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं आप मेरा इस्तेमाल कीजिए दब के, मैं आपका इस्तेमाल करूंगा, और इस दौरान बीच में हमें पता चलेगा हम कैसे हैं। बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है सर ये। नहीं, मैं तो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के पास आया जी। मैं अपने संगठन से, मैंने कहा जी आप भी यही लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसानों को हमारे वाले मुद्दे समझाइए, हम आपके वाले किसान को, मतलब आपके वाले मुद्दे समझाएंगे हमारे वाले लोगों को। तो हम ऐसा करके समाज को जगाना तो पर्पज है हमारा, आप भी लड़ रहे हो हम भी लड़ रहे हो। तो सारी बातें जब सारे मुद्दे समझ लिए, तो चढ़ूनी साहब ने मुझे बोला कि हमें एक ही चीज से डर लगता है। मैंने कहा जी बताइए, कि कहीं आप हमारा इस्तेमाल तो नहीं करोगे? तो मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। हाँ जी, मैं किस लिए आया हूँ, मैं भी इस्तेमाल होऊंगा और आपका भी करूंगा जी, समाज के भले के लिए करूंगा। हाँ। जहां आपको ये लगता है मैं आपका गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ, वहां आपको बोल्डली बोलना पड़ेगा हम यहाँ इस्तेमाल नहीं होंगे। सीधी सी बात है। अदरवाइज हम समाज में एक दूसरे के इस्तेमाल नहीं होंगे तो हमारा होने का पर्पस क्या है? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट कि आपको
मिश्री में घोल करके अलग एंगल से बोला है, क्या मतलब है? असल में हम इस्तेमाल होने के लिए आए हैं ना। अगर इतनी क्लियर स्टेटमेंट किसी की नहीं है, हाँ। दैट मीन्स कोई गड़बड़ खुद तो इसका मतलब अंदर में कुछ और है उसके। हाँ भैया आप आए हो यहाँ पर, हाँ। मैं आपको आकर के मैं आपके लिए 24 घंटे ले बैठा रहूं और आप मेरे कहने से कुछ भी ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ तो है। हाँ, या फिर आप मुझे जस्टिफाई कर दीजिए, या आप मुझे इतना भी बोल देंगे ना अमित भाई, मान लो कल को जिंदगी में मान लो मैं आपको कोई बात कहता हूँ कि अमित भाई ऐसे ऐसे करके ये करना है, आप कह दो देवेंद्र भाई मैं सहमत नहीं हूं, मैं आपको मजबूरी को समझूंगा, आप बहाना बनाएंगे तब नहीं समझूंगा जी, आप हाँ कहकर नहीं करेंगे तब नहीं समझूंगा। अगर आप ये कह देंगे कि आपकी इस लाइन से मैं सहमत नहीं हूं, फिर मैं समझूंगा कि यार मैं समझा नहीं पाया, मेरी गलती है। अदरवाइज हमारा पर्पस है जहां सही हो रहा है खड़े होना, वो कोई भी हो, कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सही है उसके साथ खड़े हो जाओ, जो गलत है कोई भी हो विरोध कर लो। हमको यही कर सकते हैं, फिलहाल तो हमारे हाथ में तंत्र नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, बोल ही सकते हैं, बोल ही रहे हैं, समझा ही सकते हैं, वो समझा रहे हैं। तो जो अगर आपने 23 मार्च वाला जो कार्यक्रम देखा हो समालखा में शहीद भगत सिंह वाला, या इससे पहले के कार्यक्रम, चाहे 19 नवंबर 2023 की रैली थी, नस्ल बचाओ रैली, चाहे 24 में फिर हमारा 24 नवंबर को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग सेमिनार, या तमाम तरह के कार्यक्रम, या कोई भी लोकल ट्रेनिंग आप देखोगे। देखो मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, हम लगभग 50 ट्रेनिंग कर चुके हैं पूरे इंडिया में, इसमें 3 दिन भी रहते हैं, वो साथ ही हमारे 7 दिन भी रहते हैं, और अब तो ट्रेनिंग ये 10-12 दिन चल गई है। तो भाई जी मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं देखा, ऐसा कोई संगठन नहीं देखा जहां पे कोई 3 दिन तक रहता है और कमरे पे ताला ना लगे और बैग को कोई पूछता ही ना हो, और मतलब और किसी का आज तक मोबाइल के चार्जर की लीड भी गुम ना हुई हो। अच्छा जी, मतलब चोरी छोड़ो, गुम भी नहीं हुई। दूसरी चीज बड़ी हमारी मोर्चे के अंदर क्या है, जितनी आज तक महिलाएं आई, हमारी माँ बहनें आई, मतलब मेरी खुद की पत्नी जब जाती है ऐसे मौकों पर, खूब हम शामिल थे, जैसे इसमें भी शामिल, परिवार समेत शामिल होते हैं। अब जब परिवार समेत हम लोग शामिल होते हैं ना, तो हमारे सबकी, क्योंकि औरतों के पास एक सिक्स सेंस होती है, उसे मालूम होता है किस किस टाइप के लोग आए हुए हैं जी। वो परिवार के लोग बताते हैं कि मतलब इतने अच्छे लोग हैं ना, हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम औरत हैं, मतलब हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने मर्द बैठे हैं जी, मतलब ऐसा लगता है भाई बैठा है, बेटा बैठा है, या ताऊ बैठा है, चाचा, कोई भी बैठा हो, कोई फिक्र ही, क्योंकि हमको मालूम है हम लोग प्रीजुडिस से बाहर है, अभी पूर्व धारणा से। अभी जो समालखा में हमने कार्यक्रम देखा, वहां पे भी हमारी जो माताएं बहनें थी, जो महिलाएं थी, एकदम फ्री थी, और उनका एटीट्यूड जो था गजब, वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड, बहुत ही गजब था। मतलब मैं ये कह रहा हूँ है ही नहीं है पूरे इंडिया में आज के टाइम पर ऐसा कोई संगठन नहीं है जहां इस तरह की सोच के लोग हों। तो जेएसएम से जो लोग जुड़ रहे हैं, वो अगर कोई कनेक्ट हो रहा है तो जेएसएम की विचारधारा को समझ के तब कनेक्ट हो रहा है। यस, हम मानते ही नहीं उसको जिसने 3 दिन की ट्रेनिंग नहीं करी हुई, हम उसको अपना मानते ही नहीं। हम ये मानते हैं अभी ये केवल विचार से सहमत है, ये अब जेएसएम का हिस्सा भी नहीं बना। उसने ट्रेनिंग कर ली 3 दिन वाली, फिर आएगा वो 7 दिन वाली में। फिर 3 दिन वाली में हम क्या बताएंगे कि तुम्हारे साथ पूरे समाज के साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है, उसको एक पूरी तस्वीर दिखाएंगे हर चीज के साथ, जन्म से लेके मरण तक और सुबह से लेके रात तक, कि तुम जो करते हो वो तुम करते हो या तुमसे करवाया जा रहा है या तुम्हें मजबूर किया जा रहा है, और इसे कौन कर रहा है। ये तो होता है पहली वाली ट्रेनिंग में। जिसको ये समझ आ गया, पहली बात तो वहीं से भाग जाएगा, पहले वाली से डर लग गया। तो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा है, लोगों से सुना है, जो हमारी टीम ने जाना है, लोगों जेएसएम के लोगों से मिलके, उसमें ये बताते हैं कि 3 दिन में जो ट्रेनिंग में ट्रेनी आते हैं, जो सीखते हैं, कि डॉक्टर साहब उनका सारा डर निकाल देते हैं हर तरीके का। तो सर जो जेएसएम है उसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या करें? दूसरी बात कि जेएसएम की ट्रेनिंग में मुख्यतः सिखाया क्या जाता है सर? पहला तो हमने यही कहा कि भाई सदस्यता के लिए हमारे पास कोई शुल्क नहीं, कोई पर्ची नहीं कटती जी, किसी के पास जाके आपको शामिल नहीं होना, कोई आपको शामिल नहीं कर सकता, कोई आपको निकाल नहीं सकता। मतलब आपके भी वही विचार हैं जो हमारे विचार हैं, तो आप जेएसएम हो जी, और आप अपनी संगठन के नाम से भी कुछ काम कर रहे हो तो आप जेएसएम का ही काम कर रहे हो, या ये कह लीजिए जेएसएम आपका काम कर रहा है। मतलब
तो इसकी सदस्यता सर अगर लें, कोई सदस्यता ही नहीं है इसकी, कोई सदस्यता नहीं है, कोई इसकी नंबर, सदस्यता का कोई रूल ना कुछ भी नहीं है, वेबसाइट? कुछ भी नहीं। हाँ नंबर है, मतलब 9518170000। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हाँ डॉक्टर साहब ने जो नंबर 9518170000। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल करेंगे जी। या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे जी। तो आपके पास एक रिप्लाई में मैसेज आएगा ऑटोमेटिक। जी उसमें आएगा कि आप यदि जेएसएम से जुड़ना चाहते हो तो ये वाला फॉर्म भर दो। जी उस लिंक पे जाके क्लिक कर दो, उसमें फॉर्म भर दो। फॉर्म में आपका नाम, ये सब एड्रेस वगैरह पूछ लेंगे कि कहाँ से है बंदा, जी। और आपको फिर उस जिले के आदमी से संपर्क दे दिया जाएगा कि आप उनसे संपर्क कर लो। अगली जो मीटिंग होगी आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। अगली जो ट्रेनिंग होती है आप ट्रेनिंग में आ जाओ। ट्रेनिंग का सिलेबस है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, रोटी, बेटी, माटी। इनके साथ चल रहा धोखा क्या है, हम कौन हैं, हमारा जिंदगी का पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। यदि आप भी यही करना चाहते हो तो 7 दिन की ट्रेनिंग में आना, कि इस 3 दिन की ट्रेनिंग में जो आपको दिखाया गया कि सब चीजें खराब हैं, फिर 7 दिन की ट्रेनिंग में ये बताएंगे ये ठीक कैसे करनी है। फिर 7 दिन की ट्रेनिंग में हम ये बताते हैं। फिर इस दौरान तब तक आप पूरे संगठन का हिस्सा बन जाते हो, तो फिर वो संगठन क्या करता है, उन लोगों को फिर ये हेल्प करता है कि मान लीजिए आप कोई प्राकृतिक उत्पाद पर काम कर रहे हो, तो वो सारे आपके कस्टमर हो गए। जितने लोग जुड़े परिवार का हिस्सा हो गए तो आपको मजबूत करेंगे। या आप कुछ भी काम करते हो, मतलब मान लीजिए आप किसी भी तरह से आप परिवार का हिस्सा हो गए, तो वो सारे लोग वो आपका पार्ट हो गए। यदि आपके मन में बिल्कुल कोई डर नहीं है, शंका नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, किसी तरह का लालच नहीं है, और उन लोगों का इस्तेमाल करके भागने की नीयत नहीं है, एकदम साफ नीयत है, वो सारे आदमी आपको उठाने के लिए काम करेंगे। तो मतलब आप उनकी मदद कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और इस दौरान जो बीच में अड़चने आएंगी समाज को जगाते समय, उन अड़चनों से मिलकर के हम पार पाएंगे। तो ये है 7 दिन की ट्रेनिंग। 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर एक ट्रेनिंग होती है कि आपको कुछ काम करना है स्पेशलिस्ट। जैसे मोर्चे में ही वो कहता है भाई मुझे तो मैनेजमेंट में करना है, मैं तो स्पीच देना अच्छा जानता हूं, मैं तो भाषण दूंगा। कोई कहता है मैं संगठन विस्तार पे काम करूंगा, कोई कहता है मुझे रिसर्च में जाना है। तो फिर उसकी ट्रेनिंग हम उसको देते हैं, स्पेशलाइज स्पेलिंग, कि तुम ये करके अब चालू हो जाओ अपना, और अपने लेवल पर। हमारा मकसद क्या है, संगठन में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस लेवल पर लेकर आना कि वो अपना एक संगठन मजबूती से चला सके। मतलब हमको क्या करना है, उसको तैयार करना है और निकाल देना है, मतलब तैयार करना है और निकाल देना, मतलब वो इस कदर कैपेबल बन जाएगा हाँ, कि वो खुद तो सेफ है ही, हाँ, फिर वो दूसरों को भी सेफ करने लग काम जाएगा। करेगा। मतलब हमारे को कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना हमारा काम है। हमारा काम संगठन में बहुत सारे लोगों को बुला करके संगठन को बड़ा करके दिखाना नहीं है। हमारा काम है बहुत सारे लोगों को बुला के उनको तैयार करके खाली कर देना। मैं इस संगठन को, मतलब मेरा जो विजन इस एंगल पे रहता है कि मैं इस संगठन को खाली रखूं, लेकिन ये जुड़ते रहते हैं, हम उतने तैयार नहीं कर पाते, ये चलता रहता है। बट अभी धीरे धीरे अभी जैसे आपने समालखा में देखा कैसे रविंद्र भारतीय ने मतलब पूरा इसको लीड किया, पूरे मूवमेंट को लीड करके, और मतलब हम जो लोग तैयार कर रहे थे, जो ट्रेनिंग दे रहे थे, वो अब पीछे थे, और जो तैयार हो चुके हैं अब वो समाज में आगे उन्होंने अच्छे से मैनेज भी किया, बहुत अच्छे से मैनेज चाहे किया, पूरी टीम ने मिलकर। प्रशासन की बात थी, वो काफी अच्छे से उन्होंने। तो वो तजुर्बा हम बेसिकली जो सीनियर लोग जो जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों का, वो अपने साथियों को दे रहे हैं और उनको धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं, ताकि पिलर्स मजबूत हों। पिलर्स मजबूत होंगे तो ऊपर जो बनने वाली बिल्डिंग होगी, जो भी चीज होगी, स्ट्रक्चर जो भी होगा, वो अच्छा बनेगा। तो इस नियत के साथ हम लोग चले हुए हैं, और यही मैसेजेस रहते हैं हमारी ट्रेनिंग के दौरान कि घबरा करके, डर करके आप लोग नहीं आगे बढ़ सकते। आपको यदि आगे बढ़ना है तो जुड़ के बढ़ सकते हो। और जुड़ने में समाज में देखिए, मान लीजिए हम लोग 25 लोग हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हमने सर्कल में पकड़ा, ऐसे करके एक दूसरे की बाजू पकड़ी हुई है और हमने चेन बनाई हुई है। अब उस चेन की जो मजबूती है, असल मजबूती क्या है, जो उस चेन में सबसे कमजोर बच्चा है ना, ये जो कमजोर कड़ी है, वही उस चेन की असली मजबूती है। मान लो एक पूरी चेन में जो कड़ी है वो 20 तो कड़ी हो बिल्कुल ऐसी, मतलब बिल्कुल मजबूत, और वो एक हो हल्की, एक कमजोर, तो जैसे जोर लगेगा वहीं से टूट जाएगी वो चेन, वहीं से टूट। वो तो मतलब सबसे कमजोर कड़ी ही उस पूरी चेन की मजबूती का पैमाना है। इसलिए समाज में भी सबसे कमजोर आदमी की स्थिति ही समाज
का पैमाना है। बिल्कुल। यानी जो आपका सबसे गरीब आदमी है वो जहां खड़ा है वहीं आपका समाज खड़ा है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। यानी सबसे अमीर आदमी नहीं, अंबानी के पास कितना पैसा है, अडानी के पास कितना पैसा है, ये हमारे समाज को प्रदर्शित नहीं करेगा। उसके पास, नेता के पास कितनी पावर है, डीसी के पास कितनी पावर है, ये समाज को डिफाइन नहीं करेगा। समाज की परिभाषित करेगा, समाज को परिभाषित करेगा उस गांव का, देश का, समाज का सबसे आखिरी आदमी। सबसे आखिरी आदमी, आखिरी आदमी कितना शुरुआत वहां से होगी, वहीं से होगी। तो आप, हमारा जो मकसद है उस आखिरी बच्चे, उस आखिरी आदमी, उस सबसे कमजोर आदमी की, उसको मजबूती कैसे मिले, पर्पस ये है हमारा। अब अगर सर जैसे हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा पे हम बातचीत करें, जो आपने अभी बताया कि हमें शुरुआत सबसे कमजोर से करनी है, शिक्षा में हम क्या करते हैं, नींव कहाँ है शिक्षा की? जब छोटा लैपटॉप पर ले लो। हाँ, तो जब सबसे छोटा बच्चा होता है सर, कोई भी बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, वहां से